नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। पहले कॉलर दिल्ली से आलोक कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड इवनिंग आलोक, आपका सवाल क्या है, पूछिए। मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग ₹1000 पर मंथ इन पीपीएफ। ठीक है। एंड वांट टू इन्वेस्ट ₹1000 मोर। So is it best decision if I invest ₹1000 in NPS now? आपने 1000 रुपए पीपीएफ में डाल रखे और 1000 रुपए आपको निवेश करने हैं, और क्या वो आप एनपीएस में लगा सकते हैं या नहीं, ये आपका सवाल है। हाँ। ठीक है। हर्ष, सबसे पहले क्या जवाब देंगे आप? इन्हें 1000 रुपए लगा रखे हैं पीपीएफ में और निवेश करना चाहते हैं 1000 रुपए, तो क्या एनपीएस की सलाह देंगे आप? वेल आलोक, आप अगर एनपीएस को पीपीएफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो शायद ये आपका कंपैरिजन का जो पैरामीटर है वो ठीक नहीं है। आपको ये समझना है कि पीपीएफ का एक ऑब्जेक्टिव अलग है और एनपीएस एक टोटली डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है। एनपीएस का जो डिज़ाइन है वो आपको एक रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर सेविंग्स के हिसाब से, रेगुलर पेंशन आपको मिलता रहे, उस हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट है, जिसमें आपका जो भी कैपिटल है वो एट रिटायरमेंट लॉक इन हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1/3 विड्रॉ करने का, लेकिन उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट रहता है उससे आपको एक रेगुलर पे आउट आएगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब आपको ये देखना है कि आपका ये अगर रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं है तो आप इसे पीपीएफ से कंपेयर करके आप डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस के लिए आप अलग अलग इन्वेस्ट करें, वो शायद ठीक नहीं होगा। मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि पहले आप ये एनपीएस को पूरा समझ लीजिए, जो ये न्यू पेंशन स्कीम है, अगर ये फीचर्स आपको सूट करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट में होता है, तब आप इसमें करिए, नहीं तो आप पीपीएफ में ही बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे पीपीएफ और एनपीएस तो अलग अलग तरह के निवेश है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आलोक, और कोई सवाल है आपका? सेकंडली, मैंने कुछ लिस्ट दी थी आपको, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की, मैं 8000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको लिस्ट दी थी कुछ एचडीएफसी टॉप 200, डीएसपी, एक इमर्जिंग फंड है रिलायंस टैक्स सेवर जी। तो अलग अलग मैंने डाइवर्सिफिकेशन ली थी, मैंने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ मिड कैप में, कुछ इंडेक्स फंड के लिए। इन सभी में आपका कुल निवेश 8000 रुपए है? नहीं, अभी नहीं है, मैं करना चाहता हूँ 8000। आप 8000 करना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या सलाह देंगे इनको? इनका जो मौजूदा निवेश है उसके बारे में आपको बता दूं मैं। एक्सिस इक्विटी फंड में इन्होंने डाल रखे हैं पैसे। एचडीएफसी टॉप 200 भी है, आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन है और डीएसपी बीआर टॉप 100 में भी इनका निवेश है और 8000 रुपये और डालना चाहते हैं ये। वेल, पहली बात आलोक जी, आपके पोर्टफोलियो में मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी 6 स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, थोड़ा ड्यूप्लीकेशन ज़रूर है। और आप फ्रेश जो 8000 करना चाहते हैं उसके लिए आपने और एक लंबी लिस्ट चूज़ कर रखी है। पहले मैं आपको आपके फ्रेश 8000 इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दूं कि आपको इतनी सारी स्कीम्स में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 स्कीम्स शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं और उन सभी में अगर 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये 8000 का आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन सकता है। आपका मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो आपने लिस्ट चूज़ की है उनमें से मैं खाली थोड़ा शॉर्टलिस्ट कर दूँ। आप ये एसबीआई इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में आप कर सकते हैं, एचडीएफसी टॉप 200, एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड रिलायंस टैक्स सेवर। ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप इंडिपेंडेंटली इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप 8000 रुपये इन 4 स्कीम्स में कर सकते हैं। रिलायंस जो टैक्स सेवर स्कीम है, आपके पास ये एक डुप्लीकेशन हो जाएगा बिकॉज आपके पास एसबीआई मैग्नम की टैक्स गेन स्कीम ऑलरेडी है। सो कोई भी एक स्कीम में ही करिए, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपके मौजूदा पोर्टफोलियो का सवाल है, उसमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, आपने उसमें भी 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो एक साथ देखिए, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें से थोड़ा आपको शायद कट डाउन करना पड़े। आपके अगर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप देखिए, और उसे अगर प्रॉफिट बुक करके आप अपनी पोर्टफोलियो को 4 या 5 स्कीम्स में अगर पूरा सीमित कर लें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको इतने सारे फंड्स को ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आलोक, आपके अगर 8000 रुपये जो आपको निवेश करने हैं उनके लिए यहाँ पर आपको 4 फंड्स बताए जा रहे हैं। आप एक बार फिर नोट कर लीजिए। एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड, उसमें 2000 रुपये डालिए। एचडीएफसी टॉप 200 में और 2000 रुपये डालिए। एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डालिए 2000, और रिलायंस टैक्स सेवर में भी आप 2000 रुपये प्रति महीना डाल सकते हैं। और कोई सवाल है आपका आलोक? मैम, थर्ड क्वेश्चन ये था, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, एसआईपी में मेरी खत्म हो चुकी है मेरी। अच्छा। तो अब ये इन्वेस्टमेंट्स मेरे को अराउंड, कुछ इन्वेस्टमेंट में से जो अराउंड 80 to 20% मेरे को रिटर्न दे रही है ऑलरेडी। तो अब ये बेटर होगा कि मैं इनसे एग्जिट हो जाऊं, कि मार्केट अभी हाई पे चल रही है। तो अभी मैं एग्जिट होके इन पैसों को विड्रॉ करके एफडी में डाल दूं इनको, ताकि आगे कंटिन्यूस 8 to 9% तो रिटर्न मेरे को मिले। क्योंकि आगे की मार्केट डाउन होगी तो ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है नीचे चली है।
और मुझे फायदा होगा नहीं एसआईपी का, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही मेरी, उसमें एसआईपी बंद हो गई है मेरी। ठीक है हर्ष, क्या मौजूदा निवेश से पैसे निकाल के इन्हें एफडी कराना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? जी नहीं आलोक जी, आप अगर एग्जिस्टिंग फंड्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, एक है आपका एसआईपी बंद हो चुका है, लेकिन उसमें जो निवेश हो रहा है उसमें रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं विच इज मार्केट लिंक्ड। आपने सही पहचाना कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अप या डाउन कर सकता है। आपके अभी अगर 18 to 20% रिटर्न्स आ रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव से मैच करिए कि आपको जो फ्रेश 4 स्कीम्स आपको बताई गई हैं उनमें आप सब कंसोलिडेट कर लें। आप अगर स्कीम के परफॉर्मेंस से खुश हैं, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपके पोर्टफोलियो में है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपको अच्छा गेन हो चुका है और आपको ये पर्सनली लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सेक्टर में आगे और ग्रोथ पोटेंशियल्स नहीं है, तो आप वो फंड में से एग्जिट करके जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो आपको कंटिन्यू रखना होगा। तो विच मीन्स यू विल हैव टू इन्वेस्ट अगेन इनटू द इक्विटी स्कीम्स। आप अगर इक्विटी में से निकाल के डेट में करते हैं तो ऑब्वियसली वो रिटर्न्स जो इक्विटीज के लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप अपनी इंडिपेंडेंटली एक एक स्कीम्स को इवैल्यूएट करिए जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है और वो थीम आपको रखनी नहीं है, वो फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं रहना है, तो आप उसमें से निकल के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो आप अभी फ्रेश 4 स्कीम्स लेने वाले हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स मिलते रहेगा। फंड्स की आपको अभी जरूरत नहीं है, सो इक्विटीज में रहना जरूरी है। आप ए फंड में रहें या बी फंड में, वो जरूरी नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स एक रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए, तब आपको फायदा होगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तब आप निकालें, तब वो ज़्यादा इट मेक्स बेटर सेंस। अगर 20% रिटर्न मिल रहा है, आगे जाके आपको और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, इक्विटीज विल गिव यू गुड रिटर्न्स। तो आलोक, यही सलाह है आपके लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा है वो आपको उठाना चाहिए। जो आपको पोर्टफोलियो आपने जो रखा हुआ है और आपको जो अभी नाम बताए हैं, जिन फंड्स के नाम बताए हैं, उनमें आप चाहे तो और पैसा डाल सकते हैं। लंबे समय के लिए आपको काफ़ी फायदा होगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉलर की ओर। मुंबई वसई से ब्रेविल डिसिल्वा है फोन लाइन पर हमारे साथ। ब्रेविल, गुड इवनिंग, आपका सवाल क्या है, पूछिए। हाय, गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि मैंने मेरा एनालिसिस करके एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है जो मैं कमिंग फाइनेंशियल ईयर से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें, और मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी है। तो अभी जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसमें मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, और मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें है HDFC टॉप 200 जिसमें मैं 5000 का एसआईपी करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप, इसमें 4000 में डाल रहा हूँ। इसके अलावा मेरा है SBI इमर्जिंग बिजनेस जिसमें मैं 4000 डाल रहा हूँ, और चौथा फंड है IDFC प्रीमियर इक्विटी जिसमें मैं 5000 डाल रहा हूँ, और उसके बाद जो फंड है वो है HDFC प्रूडेंस फंड जिसमें मैं 6000 रुपए डाल रहा हूँ, और जो लास्ट म्यूचुअल फंड है वो है रिलायंस गोल्ड फंड जिसमें मैं 3000 रुपए डाल रहा हूँ। तो ये मेरा म्यूचुअल फंड्स का प्लानिंग है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इस म्यूचुअल फंड्स एलोकेशन से मैं 10 साल तक टिके रहना चाहता हूँ। 10 साल तक इन्वेस्ट करके मैं 75 to 80 लाख का कॉर्पस मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ब्रेविल, आपका जो पोर्टफोलियो आपने प्लान किया है वो कैसा है, इस पर हम अपने एक्सपर्ट की राय जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ब्रेविल डिसिल्वा का सवाल लिया था। हर्ष, आपको एक बार फिर मैं बता दूं, उनका सवाल ये था कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफ़ी रिसर्च की है उन्होंने, और जो पोर्टफोलियो उन्होंने तैयार किया है जिसमें उन्हें निवेश करना है उसमें है HDFC टॉप 200, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी, HDFC प्रूडेंस और रिलायंस गोल्ड फंड। इन फंड्स में को निवेश करना है। इसके अलावा इनके पास कुछ टैक्स सेविंग फंड्स भी हैं जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। उसमें है LIC न्यू बीमा गोल्ड, कोटक स्मार्ट एडवांटेज और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड। आप मुझे बताइए, इनकी उम्र 30 साल की है, सैलरी है इनकी 50,000 रुपये महीना कमाते हैं ये। क्या ये पोर्टफोलियो जो इन्होंने डिसाइड किया है अपने रिसर्च के मुताबिक क्या सही है? ब्रेविल, पहली बात इट्स वेरी गुड जो आपने अपने खुद की रिसर्च के बेसिस पे अगर ये पोर्टफोलियो बनाया है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू हैव डन।
आपने जो फंड सिलेक्शन किए हैं वो अच्छे हैं। आप महीने का म्यूचुअल फंड में 27,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये हम बहुत रेयरली देखते हैं कोई इन्वेस्टर खुद के पोर्टफोलियो में सिर्फ 6 फंड चूज करे फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000 रुपीज़। तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ये एफर्ट के लिए। लेकिन एक चीज़ मैंने और देखी कि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप के 2 फंड सिलेक्ट किए हैं। दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं अपने परफॉर्मेंस, अपनी इंडिविजुअली अगर हम देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सिर्फ उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो ड्यूप्लीकेशन है। लेकिन कंसिडरिंग कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है, मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि आप कंटिन्यू कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। सिर्फ आपने एक बात कही थी कि आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शुरू करना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आप जो SIP शुरू करना चाहते हैं इसे आप फाइनेंशियल ईयर के साथ उसको मैच ना करें। आपको इन्वेस्ट करना है आज, आप आज से ही शुरू कर लीजिए। मतलब व्हाई डू यू वांट टू वेट फॉर अप्रैल? आप आज से शुरू करिए। जिस दिन आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया आप शुरू कर लीजिए और मैनेज कर लीजिए। अगर आप कट डाउन कर सकते हैं SBI और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में, आप उसे एक ही फंड में करिए तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपका टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, जहाँ आपने इंश्योरेंस में और यूलिप पॉलिसीज भी ले रखी हैं, कंसिडरिंग कि आपके जो दूसरे बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं और 100% इक्विटी में जा रहे हैं, फॉर द मोमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑब्वियसली अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे। जो आपकी कोटक की पॉलिसी है वो भी यूलिप पॉलिसी ही है, तो आई एम श्योर इवेंचुअली वो भी पैसा इक्विटी में ही जा रहा है। धीरे धीरे आप ये देखिए कि अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है तो शायद आप ये यूलिप पॉलिसी से निकल सकते हैं। LIC की जो बीमा गोल्ड है वो एक डेट पोर्टफोलियो समझ के आप कंटिन्यू कर लीजिए। फॉर द मोमेंट इट इज गुड। सिर्फ है कि जो आपने कहा कि 10 साल बाद आपको 75 to 80 लाख चाहिए, शायद वो कॉर्पस आपका थोड़ा मुश्किल हो ये इन्वेस्टमेंट से मैच अक्यूमुलेट कर लेना। साथ ही कोई इंश्योरेंस भी आप इन्हें बताना चाहेंगे, टर्म प्लान जैसे कि इन्हें लेना चाहिए आगे चलकर? एब्सोल्युटली। आप अगर आपने इतना अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना ही लिया है तो एक चीज आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, वो है कि अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं या आप हाउसिंग लोन या कोई भी लाइबिलिटी आपकी आगे जाके होती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर अपने पोर्टफोलियो में जोड़िएगा, जो मैं आई एम होपफुल कि आप ये समझते हैं और आप जरूर करेंगे। तो ब्रेविल, आपका जो पोर्टफोलियो जो आपने अभी तक सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। जल्द से जल्द निवेश शुरू कीजिए और अपने टर्म प्लान जरूर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। प्रिया, अनुगामिनी प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका सवाल क्या है? जी मैं ये चाहती हूँ कि आगे 1.5 साल के बाद मुझे कम से कम 1.5 साल में मुझे 1.5 लाख रुपए तक मिल जाए, ताकि मैं अपने वेडिंग में अपनी शादी की तैयारी कर सकूँ, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकूँ मॉनेटरी, एंड एट अ लॉन्ग टर्म मैं चाहती हूँ कि अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकूँ, एटलीस्ट 1 लाख to 2 लाख मेरे पास रहे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ताकि कंटिन्यूसली मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकूँ आफ्टर मैरिज भी। उसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है? आपको 1 से 1.5 साल में चाहिए कुछ 1.5 लाख रुपए, तो आपने कुछ निवेश किया है उसके लिए? हाँ जी, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने SBI में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, HDFC टॉप 200 में दिया है और ICICI ब्लू चिप फंड में किया है इन्वेस्टमेंट, और फिलहाल पिछले 1.5 साल से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुल कितना अमाउंट है आपके इन्वेस्टमेंट का? मैं एटलीस्ट 7,000 पर मंथ इस महीने से मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट 12 मंथ से मैं 2,000 to 3,000 इन्वेस्ट कर रही थी। ठीक है। हर्ष, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? इन्हें 2014 जनवरी तक 1.5 लाख रुपए चाहिए अपनी शादी के लिए। पिछले महीने से उन्होंने 7,000 रुपए डालने शुरू किए हैं और उससे पहले तक ये 3 से 4,000 रुपए डाल रही थी। तो क्या सबसे पहले इनका जो शादी का टारगेट है वो पूरा होता आपको दिखाई दे रहा है? वेल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो 1 साल के बाद ही जो रिक्वायरमेंट है वो शायद ये इन्वेस्टमेंट से फुलफिल ना हो। सेकेंडली, इन्हें 1 साल हेंस फ्रॉम नाउ इन्हें अगर ये पैसे चाहिए तो इन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी चूज़ किया है। तो नॉर्मली हम 1 or 2 ईयर्स के जो टारगेट्स होते हैं उसमें इक्विटी का सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन कंसिडरिंग कि इनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो 1 साल बाद है, 1.5 lakhs हैं, और अगर हम प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन देखें जो गवर्नमेंट इज पुशिंग रिफॉर्म्स वेरी अग्रेसिवली, तो शायद ये रिस्क ले सकते हैं। सिर्फ उन्हें बहुत क्लोजली ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी ड्रामेटिक मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, नेगेटिवली आते हैं, तो उस समय ही प्रिया जी आप मार्केट अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और वो फंड उस समय फिर आप एक FD, शॉर्ट टर्म FD 6 months 3 months की FDs में लगा के आप उसे सिक्योर कर लीजिएगा। तब तक आप इन्वेस्ट करिए। अगर उस समय शादी के टाइम पे आपके जो भी शॉर्टफॉल होते हैं वो आप ये पर्सनल लोन
के थ्रू आप उसको ब्रिज कर सकते हैं। आपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात की, वो मैं आपको सुझाव दूंगा, एक बार आपके शादी का ये खर्चा खत्म हो जाए तो आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर में एक अपना एक प्लान बनाइए और फिर आप अगर प्रोग्रेस करेंगे तो शायद वो एक तरीका आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो आपके लिए सलाह यही है कि इक्विटी में वैसे तो निवेश की सलाह नहीं दी जाती है, खासतौर से आपका जो टाइम फ्रेम है 1 से 2 साल के लिए, तो जैसे ही आपको प्रॉफिट बुक होता हुआ नज़र आ रहा है तो तुरंत निकल जाइए और आगे चल के जो आपका जो 5 साल बाद का प्लानिंग है, शादी के बाद अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखने का, वो पूरा होता हुआ ज़रूर यहाँ दिखाई देता है। इसी के साथ अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम म्यूचुअल फंड पर आपके सवाल लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगले कॉलर का सवाल। अहमदाबाद से मौलिक दोषी हैं फोन लाइन पर। मौलिक, गुड इवनिंग, आपका सवाल क्या है, पूछिए। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मुझे ये जानना था कि इक्विटी फंड में स्मॉल और मिड कैप में कौन सी अच्छी स्कीम है। ज़रूर, आप क्या सलाह देंगे इन्हें हर्ष, इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं? वेल मौलिक जी, आपने स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स के बारे में जो पूछा है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ आपने कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से आपने ये दोनों फंड सिलेक्ट किए हैं? मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट है, वो सिक्योर है थोड़ा, तो अभी थोड़ा रिस्क लेना मैं चाह रहा हूँ इसीलिए। ओके, मौलिक जी, आप मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अगर स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप चूज करना चाहते हैं तो SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड एक अच्छा फंड है इस कैटेगरी का। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, ये जरूरी है कि आप एक साउंड पोर्टफोलियो बनाएं। आपके लिए मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप शुरू करने के टाइम पे अगर आप एक इंडेक्स फंड से शुरू करते हैं जो आपका सेंसेक्स या निफ्टी को ट्रैक करता है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा एज अ मीन्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप 1 साल 2 साल उसमें निवेश करने के बाद अगर आप ये समझ जाएं कि कैसे फंक्शन करता है, तब आप ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज को अगर ट्रैक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 30 स्टॉक्स का जो एक बास्केट आपके रेडीमेड मिलता है और निफ्टी 50 स्टॉक्स का है, तो आपको सिलेक्शन करने का जो हेडेक है वो सब आपके ऊपर बनता ही नहीं है कि आप कौन सी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहले इंडेक्स फंड से शुरू करिए। इंडेक्स फंड का नाम आप जानना चाहते हैं तो फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, BSE सेंसेक्स प्लान, उसमें आप शुरू करिए और 1 साल 2 साल ट्रैक करने के बाद फिर आप चाहें तो मिड कैप ऐसी कोई थीम बेस्ड या मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड स्कीम में कर सकते हैं। और अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरू करना ही है तो आप SBI की इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में कर सकते हैं। तो मौलिक, आपके लिए सलाह यही है कि इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, जिसके लिए आपको नाम भी यहाँ पे हर्ष ने दिया हुआ है, फ्रैंकलिन इंडिया BSE इंडेक्स फंड। और आप चाहें तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सही यही होगा, चूंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप कोई इंडेक्स फंड से ही शुरुआत करें। इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।